नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्लान तैयार कर रही है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के किलों और दुर्गों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्लान बना रही है। दरअसल झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में कई ऐतिहासिक किले हैं। इस तरह विशाल कैंपस वाले कई किलों को बेहतरीन होटल के रूप में तैयार किए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहे बुंदेलखंड को हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उपहार देने वाली योगी सरकार ने इस अंचल के लिए अब एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से संपन्न क्षेत्र को पर्यटन का गढ़ बनाने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे बड़े कुल 31 किले और दुर्ग को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए अनेक प्राचीन दुर्ग, किले और गढ़ हैं। सरकार नई पीढ़ी को इनके महत्व से परिचित कराना चाहती है। इसी को लेकर इन प्राचीन किलों व दुर्गों का जीर्णोद्धार करके पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। सीएम योगी ने समीक्षा करते हुए कहा कि विशाल परिसर वाले कई किले अपनी भव्यता के साथ बेहतरीन होटल के रूप में तैयार हो सकते हैं। हमें इन संभावनाओं पर आगे बढ़ना होगा। योगी ने कहा कि कलिंजर का किला 542 हेक्टेयर परिक्षेत्र में फैला है। यहाँ निजी क्षेत्र की सहभागिता से लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और फसाड लाइटिंग का काम कराया जाए। बात करते हैं अब बुंदेलखंड के किलों और उनके महत्व के बारे में। इनमें सबसे पहले बात करें हम हमीरपुर जिले के कल्प वृक्ष के पौराणिक महत्व और इतिहास के बारे में। कल्प वृक्ष का पौराणिक महत्व, इतिहास। यमुना नदी के तट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने इस कल्प वृक्ष की मान्यता सनातन संस्कृति से जुड़ी है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मन्नत मांगने से दूर दराज से लोग आते हैं। इस वृक्ष का इतिहास हिंदू धर्म के अनुसार अनादिकाल से जुड़ा है। वन विभाग ने इस प्राचीन कल्प वृक्ष को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहेजने के लिए शासन की सूचना भेजी है। वृद्धजन बताते हैं कि शहर स्थित यमुना नदी के किनारे पहले घना जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे क्षेत्र का विकास हुआ। उसके बाद तट पर स्थित एक कल्प वृक्ष की लोग पूजा करने लगे। बताया जाता है कि कल्प वृक्ष में भगवान गणेश के मुख जैसी आकृति होने से इसका महत्व और भी ज्यादा है। इस कल्प वृक्ष में फूल और फल तो होते हैं, लेकिन कोई बीज नहीं होता। ऐसा दूसरा पेड़ अत्यंत दुर्लभ है। इस कल्प वृक्ष को देखने पर्यटन विभाग के भी कई लोग कई बार आ चुके हैं। कल्प वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष बताई जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो यह वृक्ष काफी समय से इस प्रकार है। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराने देव काल में समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी निकला था। जी महोदय, इसका विवरण ये है कि ये देव वृक्ष की उपाधि में इसका विवरण दिया गया है। इसमें पंचमुखी गणेश का विवरण है कि गणाधिपो भानु शशि धरासुतो बुधो गुरौ भार्गव सूर्य नंदनौ राहुष्य केतु प्रभृतर नवग्रह कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथम सदा। इस वृक्ष के नीचे आप बैठ करके या इसके दर्शन मात्र से जो है अनेक प्रकार से जो है देहि सौभाग्य संतत देहि सर्वकारी भव, सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है, सर्वदा विजय की प्राप्ति होती है और भक्त जिस चीज की कामना करता है सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है कि कल्प वृक्ष में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिस कारण इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। लोगों की मान्यता है कि इस प्राचीन कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूरी होती है। पुराणों के अनुसार यह वृक्ष इंद्रदेव के उद्यान में था, जिसे सत्यभामा के कहने पर पृथ्वी पर लाया गया था। कल्प वृक्ष के दर्शन व मनोकामना पूरी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कल्प वृक्ष को यमुना नदी की बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए मौदहा बांध सिंचाई विभाग ने पिछले साल ही 10 करोड़ रुपए खर्च कर नदी के तटबंध में काटन पर मिट्टी भरवाकर पत्थर लगवाए हैं। वृक्ष को संरक्षित करने के साथ साथ पर्यटन स्थल का रूप दिया गया है। इसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं।
शासन ने 100 साल पुराने वृक्षों की सूची बनाई है। फिलहाल शहर स्थित कल्प वृक्ष की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अन्य पुराने वृक्षों की सूचना विभागीय अधिकारियों से मांगी गई है। इसी माह में शासन को सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ शासन के निर्देश पर पुराने वट वृक्षों को सजने का काम किया जाएगा। इस समय हम खड़े हुए हैं सैकड़ों वर्ष पुराने कल्प वृक्ष मैदान में। ये कल्प वृक्ष काफी वर्षों पुराना है, जिससे मानता है कि यहाँ नीचे आने वाले लोगों के, यहाँ पूजा करने वालों की मनोकामना की पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आइए हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्यावरणविद खड़े हैं, यहाँ के पुराने यहाँ के रहन निवासी हैं, इनसे पूछते हैं ये कल्प वृक्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ और कब से प्रसिद्ध हुआ। जी देखिए, जहाँ तक इस कल्प वृक्ष का प्रश्न है, 1180 एडी में जब अलवर राजस्थान से हमीर देव आए तो उस कालखंड में भी यह विराजमान था और उसके बाद ये उपेक्षा का शिकार रहा, क्योंकि कृष्ण प्रिया माँ यमुना के बिल्कुल सटा हुआ नदी के कगार पर खड़ा हुआ है ये। लेकिन बहुत से लोग आए और गए, लेकिन चंद अधिकारियों ने इसकी सुध ली, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर बीपी नीलरतन 91 में और उसके बाद हमारे संजय भाटिया सर, जो कि 4 महीने इनका कार्यकाल रहा, लेकिन उनके कालखंड में इसको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि कभी भी ये जमुना के नीचे गिर सकता था बाढ़ के कारण। और के सिंह, कार्तिक कुमार सिंह एक डीएफओ थे, इन्होंने इसके बारे में विस्तृत से जानकारी ली और 1000 वर्ष पुराना ये वृक्ष ऐसी मान्यता है। और जहाँ तक इसका बॉटनिकल महत्व है तो ये राउंड क्लॉक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और सौभाग्य की बात है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको हमारे जो पर्यटन मानचित्र में भी ले रखा है। लोग आते हैं और इसकी मान्यता है कि इसके पास रहने से ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा मिलती है, तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो कल्प वृक्ष है ये काफी वर्षों पुराना, हजारों वर्षों पुराना है। इसके नीचे आकर पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। हम कैमरामैन साथी से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस समय इसमें पत्तियां हरी हैं, चारों तरफ इसमें पत्तियां लगी हुई, इसके फूल रखे जाते हैं। पूजा के स्थान पे लोग इसके फूलों को रखकर और मनोकामना की मानते हैं। यहाँ पर लोग जो आते हैं इसके नीचे पूजा करते हैं और काफी घंटे और मनोमन्नतें पूरी करते हैं। इसी रिपोर्ट के साथ नीरज शर्मा, जेएमडी न्यूज, हमीरपुर। वहीं अगर बात झांसी के किले की करें तो आपको बता दूं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कभी अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक 60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की दीवार न हिला सके। पिछले 400 सालों में यह किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। झांसी किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बंगरा पहाड़ी पर यह किला बनाया था। यहाँ मराठा शासकों का शासन रहा, लेकिन आज भी यह रानी लक्ष्मीबाई किला के नाम से ही जाना जाता है। बुंदेलखंड में तब लोग पूरन काम रहे, यहाँ आला उदल हुए हैं, जिनसे उनके बारे में लिखा है, हाथी उपजे बन कजली में, घोड़ा काबुल और कंधार, और छत्री उपजे गढ़मोबे में, जिनसे हार गई तरवार। सदा तुरैया ना बन फूले यारो, सदा ना सावन होए, और सदा ना माता पेट में धरवे यारो, सदा ना जीवन होए। तुलसीदास जी की रामायण यहाँ लिखी गई, केशव की रामचंद्र का यहाँ लिखी गई, मैथिली चरणगुप्त का साकेत यहाँ लिखा गया, वृंदावनलाल वर्मा का गढ़कुंडार यहाँ लिखा गया, जो महाभारत का किला है। इसलिए बुंदेलखंड कोई मामूली धरती थोड़ी है। अब इस निर्णय से बुंदेलखंड की धरती पटल पे आ जाएगी। हिंदुस्तान के पटल पे तो आएगी सो आएगी, विश्व के पटल पे आ जाएगी। वहीं अगर बात करें महोबा की तो इतिहास के पन्नों में कई अहम घटनाएं समेटे महोबा का सूर्य मंदिर सदियों का साक्षी है। कहा यह भी जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से काफी समय पहले ही चंदेला शासन में बुंदेलखंड में ऐसे पत्थर थे जहां से सूर्य की पूजा की जाती है। कुछ खास तरह से बने इस मंदिर को देखने की चाहत अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को महोबा खींच लाती है, लेकिन यह संख्या कोणार्क सूर्य मंदिर के मुकाबले काफी कम है। कोणार्क मंदिर में जहां 25 लाख श्रद्धालु हर साल आते हैं, तो महोबा में यह संख्या 12 लाख के करीब है। मंदिर समय के साथ अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। महोबा से दक्षिण में करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस सूर्य मंदिर का निर्माण 850वीं सदी में राजा राहुल देव बर्मन ने कराया था। मंदिर में शिलाओं पर कई आकृतियां भी बनी हैं और लिखावट है। मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। इसे देख पुरातत्ववेत्ता अधीक्षक ASE इंद्र प्रकाश मानते हैं कि कोणार्क मंदिर और महोबा के मंदिर में गहरा रिश्ता है।
महोबा ऐतिहासिक रूप से संपन्न है, लेकिन चूंकि यहाँ का प्रचार नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई, इस वजह से अभी इसका पर्यटन के क्षेत्र में उतना स्थान नहीं है। जहाँ तक बात है सूर्य मंदिर की, तो ये कोणार्क मंदिर से लगभग 400 साल पुराना है और जो इसका स्ट्रक्चर है आज भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रचार होना चाहिए था और सैलानी आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। लेकिन माननीय हमारे योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अब जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, इससे अपार संभावनाएं खुल रही हैं। जानकारी के अनुसार 12वीं सदी में ही इस मंदिर के स्वरूप पर सबसे पहले बाग कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और धन की लालसा से इसका कुछ हिस्सा गिरा दिया था। मंदिर के अवशेष रहेलिया सागर तक तालाब के किनारे दूर तक फैले देखे जा सकते हैं। ऐसे में इस प्राचीन मंदिर के संरक्षण के लिए अब तक कोई ठोस योजना तक नहीं बनी। इंदु प्रकाश ने कहा कि फिलहाल सूर्य मंदिर के कायाकल्प करने के शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं है। हमारे पास बजट भी सीमित है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा। देखिए, सूर्य मंदिर हमारा जो है वो बुंदेलखंड का कोणार्क कहलाता है और वो बहुत ही उपेक्षित पड़ा हुआ है। जहाँ तक उसकी बात है, उसके गौरव की बात है, वो जो उस कोणार्क में सूर्य मंदिर बना है वो 13वीं शताब्दी में बना था। ये बना है 9वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं शताब्दी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अभी तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। इसको लेके हम लोगों ने शासन प्रशासन को बहुत बार लिखा और लेकिन अब जो योगी जी की सरकार में बुंदेलखंड पे जिस तरह ध्यान दिया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बन रही है और वहाँ पे काम चल रहा है। मंदिर के पास बना सूर्य कुंड। सूर्य मंदिर से करीब 100 मीटर पहले सूर्य कुंड बना हुआ है। इसमें 30 फीट गहरा पानी भरा है। कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। कुंड के नीचे तक सीढ़ियां बनी है। परिसर में काली जी का प्राचीन मंदिर भी है। वहीं अब बात करते हैं बुंदेलखंड के एक और ऐतिहासिक जिले यानी जालौन की। यहाँ कालपी नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ 1857 की आजादी की लड़ाई की रणनीति कालपी में यमुना के किनारे तय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब अंग्रेजों की सेना ने झांसी की ओर कूच किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बिठूर के नाना साहब, पटना के राजा कुंवर सिंह, तात्या टोपे के साथ कालपी में यमुना के किनारे इसी विशाल भवन में बैठकर सेना को मजबूत करने और अंग्रेजों से लोहा लेने की युद्ध रणनीति तैयार की थी। कालपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जालौन बताते हैं कि कालपी नगर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ यमुना के किनारे बसा हुआ भवन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति की गवाही दे रहा है। उस भवन में लगा हुआ शिलालेख उस गोपनीय मंत्रणा की गवाही देता है जो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार की गई थी। वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह बताते हैं कि सामरिक और युद्ध के लिहाज से कालपी को सबसे बेहतर केंद्र बिंदु माना गया था, क्योंकि नवाब बांगा, बिठूर के नाना साहब और तात्या टोपे की रणनीति यही थी कि यमुना पर ही अंग्रेजों की ओर से लोहा लिया जाए। यहीं पर पूरी प्रथम आजादी की जंग की योजना भी बनाई गई थी। फिलहाल आजादी के बाद यह ऐतिहासिक धरोहर दरक रही है। इसकी गुंबदें टेढ़े हो चुके हैं। जिला प्रशासन रखरखाव के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर देश की आजादी के लिए वीरों की प्राणों की आहुति दी गई। संग्रहालय से गायब हनुमान द्वारा लंका दहन के बाद वापस आने पर उनके आराम के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर तालाब व जलधारा का निर्माण किया था। यहाँ सती अनुसुईया का भी आश्रम मौजूद है। आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। आधुनिक हुआ चित्रकूट। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ चित्रकूट आधुनिक भी हो गया है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पर्याप्त परिवहन साधन मौजूद है। यहाँ रहने के लिए सस्ते होटल हैं। चित्रकूट का नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो है। खजुराहो चित्रकूट से 185 किलोमीटर दूर पर है। दूर दराज से आने वाले यात्री बनारस व लखनऊ एयरपोर्ट से भी चित्रकूट दर्शन के लिए पहुँचते हैं। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर करवी निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि सतना रेलवे स्टेशन 70 किलोमीटर की दूरी पर है।
चित्रकूट के लिए इलाहाबाद, झांसी, बांदा, कानपुर, महोबा, सतना, छतरपुर, लखनऊ, फैजाबाद, मेहर आदि शहरों से बस सेवा उपलब्ध है। अपने वाहन से जाने के लिए यहाँ पर पक्की सड़कें मौजूद हैं। ये है मुख्य सड़क। हनुमानधारा, गुप्त गोदावरी, चित्रकूट जलप्रपात और दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, रामघाट, सत्यनु सैया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, परमपुरी, भरतपुर, लक्ष्मण चौकी, राम सिया गांव, वाल्मीकि आश्रम, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, राजकुंड, शबरी फॉल, गणेश घाट। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।